बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Viewers, in this lecture, we will discuss following topics through MCQs: linear combination of vectors, linearly dependent vectors, linearly independent vectors, basis and dimension, finite dimensional vector space, infinite dimensional vector space. Let's start with the MCQ. A set S with two or more vectors is linearly if and only if at least one of the vectors in S is expressible as a linear combination of the other vectors in S. अब यहाँ linearly कह रहा है, linearly finite हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस में टर्म मौजूद नहीं है, यानी linearly के बाद ये linearly कहा हुआ है ना, आगे खाली जगह छोड़ी और आगे आपने इनमें से कोई चीज़ लिखनी है, डिपेंडेंट लिखना है, इंडिपेंडेंट लिखना है, फाइनाइट लिखना है, नन ऑफ दीज लिखना है। अब linearly finite तो हमारे पास कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आ सकती। नन ऑफ दीज के ऊपर बाद में जाएंगे जब तक ये फैसला ना हो जाए कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो अगर तो दोनों ही नहीं होंगे तो फिर नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे हम। लेकिन अब पहले ज़रा टेस्ट करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी सेट एस में दो या दो से वेक्टर्स हों तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होंगे। आगे कंडीशन क्या दी हुई है, if and only if at least one of the vectors in S is expressible as a linear combination of the other vectors। यानी उन वेक्टर्स जो दिए हुए हैं S में, जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनमें कम से कम एक वेक्टर जो है बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लाजमी लिखा जा सकता हो। तो भाई इस सूरत में फिर वो वेक्टर जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि एक वेक्टर को आपने बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख लिया है, वो वेक्टर उन वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर गया है, तो पूरा सेट जो है फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। A set S with two or more vectors is linearly if and only if no vector in S is expressible as a linear combination of the अदर वेक्टर्स इन एस। ये उसका रिवर्स है, यानी उसका निगेशन है। जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 29 था उसकी निगेशन है कि अगर एस जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों उनमें कोई भी वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे ना लिखा जा सकता हो तो फिर डेफिनेटली ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। A finite set S of vectors that contains the zero vector is linearly। अब ये जो है फिर वही बात जो है जैसे मैंने अभी बात कही थी कि जो लीनियरली फाइनाइट कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं है, तो वो तो ये तो क्रॉस कर दें। ये तो ये क्रॉस आपने वहाँ तो खैर नहीं करना, अपने जहन में इसको क्रॉस कर दें कि ये ऑप्शन नहीं होगी। फिर रह क्या गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फाइनाइट सेट है और उसमें एक जीरो वेक्टर शामिल है। अब ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसका जो है कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लियर होना चाहिए कि एक फाइनाइट सेट जिसमें जीरो वेक्टर मौजूद है वो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। इसकी डिस्कशन के लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ करते हैं हम। मुझे ये बताएं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ना, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ये इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn, यानी वेक्टर्स को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करें तो वो उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहाँ वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, दीज आर द वेक्टर्स, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो है दीज आर द स्केलर्स। तो आपने वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करा के ऐड किया हुआ है, यानी v1 को अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, v2 को अल्फा 2 से और vn को अल्फा n से, और उनको ऐड किया हुआ है। ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 और vn का। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं बात कि यहाँ जो मैं वेक्टर्स लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ v1 v2 vn, ये वेक्टर्स बेसिकली वेक्टर स्पेस के मेंबर्स हैं। जो हम वेक्टर स्पेस v लेते हैं ना, उसके मेंबर जो हैं उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। और वेक्टर स्पेस जिस फील्ड के ऊपर ली जाती है उस फील्ड के जो मेंबर्स हैं उनको हम स्केलर्स कहते हैं। तो फिर बात क्लियर होगी कि v1 v2 vn जो है ये वेक्टर स्पेस के मेंबर्स हैं, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये उस फील्ड के मेंबर्स हैं जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस डिफाइन की गई है। ये बात आपको समझ आ गई। तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्लियर हो गया कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब हम आते हैं कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, यानी v1 v2 और vn ये सारे के सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो हो तो एक ही सूरत हो
कि तमाम स्केलर जो हैं वो जीरो आ जाएं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे के सारे स्केलर जो हैं जीरो आ जाएं, अदरवाइज v1 v2 v जो है लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या शर्त है जी, कि तमाम के तमाम स्केलर जो हैं, और ये बड़ी मजे की बात यह है कि जब तमाम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जीरो होंगे तो फिर इससे जीरो होना ही है, इसका कोई कमाल तो कोई नहीं हुआ। भी अल्फा 1 की जगह जीरो डाल दें, अल्फा 2 की जगह जीरो डाल दें, अल्फा n की जगह जीरो डाल दें, तो ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है जीरो हो जाएगा। वो कहता है सिर्फ यही सूरत होनी चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन की जीरो होने की, कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे के सारे जीरो हों। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से कोई एक भी जीरो नॉन जीरो हुआ तो फिर ये वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। वंस अगेन आई रिपीट कि इन ऑर्डर टू वेक्टर्स v1 v2 vn be the linearly independent vectors, all the scalars coefficients alpha 1 alpha 2 alpha n must be equal to 0। चलें, ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी, लीनियर कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर दिया और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को भी डिस्कस कर दिया। अब आगे चलते हैं अपने एक सवाल की तरफ कि सेट एस है जिसमें जीरो शामिल है। अब v1 v2 v3 vn वेक्टर्स उसमें मौजूद हैं, लेकिन एक एडिशनल वेक्टर जीरो भी शामिल है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, मुझे आप ये बताएं कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है ये जीरो के बराबर रखा हुआ है, और इसमें आपके पास अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन ले लूं, ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n सारे के सारे जीरो हैं, तो ये एक्सप्रेशन तो जीरो हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ज़रा रोल प्ले करें कि अगर मैं अल्फा नॉन जीरो भी लूँ तो आपका नहीं ख्याल कि ये जीरो हो जाएगा? देखिए ना, ये वाला अगर अल्फा जो है अगर मैं नॉन जीरो भी लूँ तो इसको ये वाला जीरो जो है ये जीरो बना देगा। तो मुझे यहाँ पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि अल्फा लाजमी जीरो हो। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी ये पहले वाला टर्म जो है ये तो वैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे के सारे जीरो हैं, उसकी वजह से जीरो होगी, और ये वाला एक्सप्रेशन जो इस जीरो की वजह से जीरो हुआ है, अल्फा की वजह से जीरो नहीं हुआ, सिर्फ इस जीरो की वजह से जीरो हुआ है क्योंकि अल्फा जीरो के बराबर मैंने लिया हुआ, अल्फा जीरो के बराबर नहीं है। अब हुआ फिर क्या है? हुआ ये है कि मेरे पास ये तब पूरे का पूरा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये जीरो हो गया, और ये भी जरा गौर करें ये जीरो हो गया है हालांकि अल्फा जो है एक स्केलर जो है वो नॉन जीरो है। कीप इन माइंड, वंस अगेन आई रिपीट के जीरो v1 v2 vn पूरे का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया, लेकिन अभी भी एक नॉन जीरो स्केलर मौजूद है। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक ये वाले वेक्टर जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो सिर्फ एक ही सूरत में रहते हैं कि अगर तमाम स्केलर जीरो हों। अगर तमाम स्केलर में से एक भी स्केलर जीरो ना हुआ तो वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो फिर ये वाले जो वेक्टर हैं जीरो v1 v2 vn, ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक नॉन जीरो स्केलर के बावजूद जीरो हो गया, तो फिर ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं रहे। तो सेट एस जो है फिर वो क्या हुआ? वो लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका आंसर फिर आप पता चल गया आपको कि ये सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी ये आप हमेशा के लिए याद रख लें, अगर किसी वेक्टर स्पेस में किसी सेट में जीरो वेक्टर हुआ तो वो सेट कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। वजह ये है जो मैंने आपके सामने बता दी है, जब भी कभी किसी सेट में जीरो वेक्टर शामिल होगा तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। A set with exactly two vectors is linearly if and only if neither vector is a scalar multiple। जारी बात है, अगर कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल नहीं बन सकता तो फिर ये एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। एन इन्फिनिट सेट एस इज सेट टू बी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एन इन्फिनिट सेट एस इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इफ ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक्चुअली इन्फिनिट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन है कि अब जारी बात है सेट इन्फिनिट है तो उसके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन तो जो है वो इन्फिनिट वेक्टर्स लेके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, स्केलर कैसे निकालेंगे? इसलिए क्या करता है, उसके फाइनाइट कोई भी फाइनाइट सबसेट लिया जाए और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो फिर हम कहेंगे, कंक्लूड कर लेंगे कि इन्फिनिट सेट बजाते खुद क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ये याद रखनी बात, इन्फिनिट सेट बजाते खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब उसके सारे फाइनाइट सबसेट जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। A set S v1 v2 vn of linearly independent vectors of a vector space V is called A for V if S spans V। ये बेसिस कहलाता है। स्पैन से क्या मुराद होती है कि वेक्टर स्पेस V का तमाम वेक्टर जो हैं वो इसी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाएं। तो फिर ये जो एस जे ये क्या कहलाएगी, बेसिस। A non-zero vector space V is called finite dimensional if it contains of vectors v1 v2 and that forms a basis। जाहिर बात है, अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V is called फाइनाइट डिमेंशनल कब कहलाती है, जब उसमें फाइनाइट सेट जो है वो फाइनाइट सेट उसको जनरेट करा दे। If the basis of a vector space V has n vectors then we say that V is of dimension n। भाई बेसिस के वेक्टर्स की तादाद जो है वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। तो अगर ये बेसिस के वेक्टर स्पेस जो है ना, बेसिस के वेक्टर्स की तादाद n है तो यही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी। If W is a subspace of finite dimensional vector space V, then W जो है एक V finite dimensional vector space है और W उसकी सबस्पेस है। तो जाहिर बात अब यहाँ से तो सवाल समझ आ गया कि W की डायमेंशन जो है वो सब स्पेस की डायमेंशन जो है वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से बड़ी तो नहीं हो सकती, ज़रा उसके बराबर हो जाएगी या उससे छोटी होगी। If V is a finite dimensional vector space and v1 v2 vn is any basis, then every set with more than n vectors is linearly dependent। भाई ये याद रखें, बेसिस में जो वेक्टर्स की तादाद है उससे ज्यादा वेक्टर्स कर देंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। इफ i इज इक्वल टू 1 0 j इज इक्वल टू 0 1, तो i j ये दो आ गए ना बेसिस, ये वेक्टर बेसिस वेक्टर, ये इसको हम जनरल जो क्या स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस ये हैं 1001, तो फिर ये बेसिस ऑफ आर स्क्वायर होगी। अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर है तो ये होती है 1001। इसी तरह स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ जो हैं आर क्यूब 100010001, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो कहलाएगी। यानी ये आई जे के जो है ये आई जे के वो उस सेंस में आप अगर ले रहे हो यूनिट वेक्टर्स वो नहीं है। बेसिकली ये क्या है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं आई जे के को उसको एक साथ यूनिट वेक्टर के साथ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, लेकिन फिलहाल तो हम वेक्टर स्पेस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिस बनेगी आर क्यूब की।